हेलो गाइस। सो मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज एक नया टॉपिक देखेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो गाइस ये टॉपिक सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये फंक्शंस क्या होता है, उसके बाद डोमेन और रेंज बेसिकली क्या होता है। देखिए हम लोग जब से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तब से हम लोगों ने एक बात बड़ी रिपीट की है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन। तो बेसिकली ये फंक्शन होता क्या है ये हमको आज समझना है। उसके वो समझने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होता क्या है। देखिए हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में या अब तक ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बहुत दफा देखा है और बहुत दफा हम लोगों ने लिखा भी है। बट ये बेसिकली गाइज ये हम लोग ब्रैकेट निकालते रहे, ये सोचते नहीं कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का फर्क क्या है। तो हम लोगों को दिखने में बस इतना ही फर्क दिखाई देते कि भाई डिजाइन का फर्क है। यहाँ पे हम लोग कर्व ब्रैकेट निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट निकाल रहे हैं। ये कर्व ब्रैकेट को हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं साइंस में, और ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। तो बेसिकली इनमें कुछ डिफरेंस है भी या नहीं कि सिर्फ डिजाइन का फर्क है, ये हम लोग आज समझते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग हमारे फंक्शन डोमेन रेंज की तरफ चले जाएंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में बहुत फर्क है। अभी ये फर्क हमको 11-12 में कंसिडर करके चलना है। क्यों? क्योंकि अब तक हमारे ऐसे कोई सवाल नहीं थे जिसपे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट मतलब मैटर करता था। बट अब गाइस 11-12 में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, जिसमें ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट डिफर करता है, ठीक है, मैटर करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट है क्या। देखिए गाइस, मान लो मुझे मार्केट में व्हाइट बोर्ड मार्कर लेने जाना है और मैंने मेरे दिमाग में सेट कर दिया कि भाई इस पेन का जो प्राइस है, मुझे जो पेन लेना है तो उसका जो प्राइस है वो 10 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में होना चाहिए, तब जाके मैं पेन लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो मैंने मेरे दिमाग में सेट कर लिया कि इस पेन का जो प्राइस है, उसका जो रेंज है, मुझे कहां से लेके कहां तक चाहिए, 10 से लेके 20 रुपए तक। अभी ये रेंज है। अभी इस रेंज में 10 से लेके 20 तक बहुत सारे नंबर है। अगर मुझे 11 रुपए का पेन लेना है तो चलेगा, हाँ जी चलेगा। 15, 20, 18, 10 से लेके 20 के बीच में चलेगा। तो ये जो रेंज हो गया गाइस, उस रेंज का जो बाउंड्री है, ये वो बाउंड्री है 10 और 20, ये दोनों बाउंड्री है। मतलब हमारी रेंज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारे रेंज का जो एंडिंग पॉइंट है, उसको मैं बाउंड्री बोल रहा हूं। तो ये 10 और 20 हमारे रेंज की बाउंड्री है, उसके बीच में हमें बेसिकली पेन खरीदना है। अभी इसके दो कैटेगरी है गाइस। मान लो इस रेंज को अगर मैं ओपन ब्रैकेट में इंडिकेट करता हूं तो इसका मतलब क्या, या तो फिर अगर इस रेंज को मैं क्लोज ब्रैकेट में इंडिकेट करता हूं तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, या फिर कोई मतलब नहीं इन दोनों का, बस डिजाइन का ही फर्क है। नहीं, मतलब है। देखो मान लो अगर इस रेंज को मैंने ओपन ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया, लिख दिया, तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि मैं जब पेन खरीदने जाऊं तो मैंने ये रेंज स्पेसिफाई कर दी ओपन ब्रैकेट में। इसका मतलब ये होता है कि इस रेंज की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब मुझे 10 और 20 रुपए के बीच में चाहिए। मुझे 10 का नहीं चाहिए, मुझे 20 का नहीं चाहिए, मुझे 10 और 20 के बीच में चाहिए। सो 10 और 20 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब मुझे चलेगा, बट 10 और 20 नहीं चलेगा। तो कभी भी जब हम रेंज एक्सप्रेस करते हैं तो उस रेंज की जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री अगर हमें इंक्लूड नहीं करवाना है तो हम लोग ओपन ब्रैकेट डाल देते हैं, उस रेंज को ओपन ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसका मतलब 10 और 20 हमें चलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं किसी शॉपकीपर को, किसी दुकान मालिक को अगर मैं ये बताता हूं कि मुझे इस रेंज में पेन चाहिए और मैंने ओपन ब्रैकेट में दे दिया, तो वो मुझे 10 रुपए का पेन नहीं बताएगा, वो मुझे 20 रुपए का पेन नहीं बताएगा, मुझे वो उसके बीच वाले रेंज वाला पेन बताएगा। बट अगर मान लो गाइस मैं 10 और 20 इस रेंज को अगर क्लोज ब्रैकेट में स्पेसिफाई करता हूं, इसका मतलब अगर आप रेंज, किसी भी रेंज को क्लोज ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हो, तो इसका मतलब बाउंड्री जो है वो इंक्लूडेड है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि रेंज को क्लोज ब्रैकेट में अगर स्पेसिफाई करोगे तो बाउंड्री भी इंक्लूड है। इसका मतलब वो मुझे 10 रुपए का पेन दिखाएगा तो मैं मान लूंगा, 20 रुपए का पेन दिखाऊंगा तो भी मैं मान लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 10 और 20 के पेन, 10 से लेके 20 तक पेन चाहिए। इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है? 10 और 20 के बीच में पेन चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम लोग और एक एग्जांपल उठाते, मान लो, तो देखो ये रीडिंग एबिलिटी हमारी होनी चाहिए 11-12 में। मान लो एक न्यूज़पेपर में ऐड आ गया जिसमें पुलिस भर्ती का वो ऐड था, और जिसमें उन्होंने बोल दिया कि जो भी लड़के पुलिस भर्ती के लिए आएंगे उनका जो हाइट है, वो हाइट का क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया। वो हाइट का क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया
120 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक हाइट होना चाहिए। बट उन्होंने क्या कर दिया, इस रेंज को ओपन ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि जिन लड़कों का हाइट 120 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच में, वो सारे अप्लीकेबल है। बट जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है वो अप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट बोला है। ओपन ब्रैकेट का मतलब 120 इन्वॉल्व नहीं है। किसी लड़के का अगर 200 सेंटीमीटर हाइट होता है तो वो लड़का एलिजिबल नहीं है पुलिस भर्ती के लिए। क्यों? क्योंकि इस रेंज में 200 इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, बट 120 और 200 के बीच में सारे नंबर इंक्लूडेड है। बट अगर मान लो यही जाहिरात अगर इस तरह से होती, 120 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक, तो 120 और 200 सेंटीमीटर के बीच में जिसका हाइट है वो तो सारे एलिजिबल है। बट 120 वाला भी एलिजिबल है, एक 200 सेंटीमीटर वाला भी एलिजिबल है। तो ये फर्क होता है गाइस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में। सो आई होप कि आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट समझ में आऊंगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये आप लोगों ने आपके नोटबुक में लिख लेना कि ओपन ब्रैकेट मतलब किसी भी रेंज में इफ रेंज इज एक्सप्रेस देन बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड, क्लोज ब्रैकेट। इफ रेंज आर एक्सप्रेस बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड, ओपन ब्रैकेट। क्लियर? चलो एक सेकेंड, मुझे वीडियो चालू है या नहीं देखने दो। चलो चालू है, फाइन। अभी गाइस हम लोग उसके बाद में देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस क्या होता है? देखिए, जो लड़के जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लड़कों के लिए गए जेईई के सिलेबस में सेपरेट आपको फंक्शन एज अ लेसन दिया गया है। उस सेपरेट फंक्शन के लेसन में आप फंक्शन के रिलेटेड सारी बातें सीख लोगे, उसके रिलेटेड सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। बट फिलहाल हमारा जो लेसन चालू है वो ट्रिग्नोमेट्री चालू है। ट्रिग्नोमेट्री में जितना हमें रिक्वायर्ड बातें है फंक्शन के रिलेटेड उतना ही हम लोग समझते हैं, क्योंकि फंक्शन सेपरेट लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं बहुत सारी बातें आज ही क्लियर कर दूंगा फंक्शन के रिलेटेड, आपको आइडिया आ जाएंगी कि फंक्शन होता क्या है। चलिए फिर हम लोग समझते हैं। देखिएगा, इस फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो कैसे बाहर आया उसकी हम लोग थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। तो गाइस, पिछले जमाने के जो मैथमेटिशियन लोग थे, बहुत सालों पहले जो मैथमेटिशियन लोग थे, वो किसी भी चीज को ना अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते थे। हमारे अगल बगल में जो भी चीजें होती थी उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि हमारे लाइफ में कोई भी चीज हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे लाइफ में कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। जब वो रीजन इनपुट होता है तब हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। मतलब जब वो रीजन आता है तो वो चीज होती है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो हमारी ऑफलाइन बैच चालू है हमारे इंस्टीट्यूट में, और बच्चे मान लो क्लास में हंस रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ चीज हुई होंगी उसके वजह से बच्चे हंस रहे हैं। ये मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व किया। मान लो कोई स्टूडेंट डांस कर रहा है किसी रास्ते के ऊपर, रास्ते पे कोई आदमी डांस कर रहा है, तो इसका मतलब जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसकी वजह से वो डांस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे लाइफ में हर एक जो चीज हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। वो रीजन जब आता है, वो रीजन जब इनपुट होता है तो वो चीज आउटपुट में बाहर निकलती है, मतलब वो चीज होती है। तो ये चीज हो रही है। हम लोग थोड़ा और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी व्हीकल, जब आप पेट्रोल डालते हो या डीजल डालते हो तब आपकी व्हीकल चलती है। मान लो आपका घर में का फैन, जब इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है तब फैन चलता है। बात समझ में आ रही है? तो हर एक चीज जो हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। जब वो रीजन आता है, इनपुट होता है, तब कुछ ना कुछ होता है। तो बस ये जो चीज हो रही है, इस चीज को उन्होंने फंक्शन के लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया। अब इसको एक्सप्रेस करना क्यों जरूरी है हम लोग समझते हैं। उन्होंने कुछ नामकरण नोमेनक्लेचर किए। वो नोमेनक्लेचर देखो क्या है कि ये जो चीज है, इस चीज में कोई चीज आ रही है और उसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकलना है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया टूल। तो इस टूल में कुछ ना कुछ जब इनपुट आता है तब कुछ ना कुछ आउटपुट होता है, तो इसको हम लोगों ने टूल बोल दिया, और ये टूल ही फंक्शन का काम करता है। अब ये जरूरी क्यों है? मान लो मान लो हम लोग मैथमेटिशियन है और हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हमारे लाइफ में जब कुछ होता है तब उसके रिजल्ट कुछ ना कुछ होते हैं, ये चीज होती है। अब जब ये चीज आई उसके बाद में ये चीज हो गई। जब ये चीज आई, जब इसका कुछ ना कुछ इनपुट हुआ, उसके बाद में कुछ ना कुछ आउटपुट मिला। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम पहले से आउटपुट पता कर पाए कि ये अगर इनपुट हम लोग डालेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। अगर आउटपुट की नॉलेज हमको पहले से अगर आ गई तो कितना अच्छा होगा। क्यों? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं।
प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं, चलिए देख लीजिए। मान लो गाइज ये एक डैम है, धरण, धरण मराठी में हम लोग उसको धरण बोलते हैं। एक धरण है, धरण खूब मोटा धरण है, बहुत बड़ा डैम है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। तो जब भी गाइज बारिश आती है तो मान लो एक बड़ी सी दीवार है, वो दीवार उस पानी को इकट्ठा करके रखती है। अब मान लो बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया तो हम लोग ना ये वाले गेट्स ओपन करते हैं ताकि ये धरण फूट ना जाए, और ये गेट्स ओपन करने से पानी यहां से निकल जाता है। ठीक है, अब देखो मान लो अगल बगल में छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। अगर ये धरण फूट गया, सुन लो, अगर इस पानी का लेवल बढ़ गया, मतलब देखो ये लेवल है, कोई भी धरण होता है ना, उस धरण पे वो एक मीटर स्केल लगाया रहता है, उससे हम लोग पानी कितना है इस धरण में ये मेजर कर सकते हैं। मान लो ये स्केल है, अगर किसी दिन ये स्केल पार हो गया, मतलब इससे भी पानी ऊपर चला गया, तो धरण तो फूट गया। तो धरण अगर फूटेगा तो ये सारे के सारे गांव बह जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो देखो अभी इस चीज को हम लोग फंक्शन की लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर धरण फूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सुन लो, अगर धरण फूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी हमको चेक करना है कि कितना नुकसान होगा, उसके लिए आपको धरण फोड़ना पड़ेगा, उसके बाद भी आप चेक कर पाओगे कितना नुकसान हुआ। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या सोचा कि ये तो एक एग्जांपल है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, जब ये रीजन आता है तब जाके ये होता है। तो मान लो ये रीजन आने के पहले ही हम लोग वो चीज पता कर पाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि गाइज अगर आपको गांव में कितना नुकसान हुआ ये पता अगर करना है तो आपको धरण फोड़ना पड़ेगा। तो गाइज देखो, धरण अगर फोड़ना पॉसिबल थोड़ी है, धरण अगर फूट जाएगा तो सच में कितना नुकसान होगा, कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। बट हमें ये चेक करना है कि कितना नुकसान होगा, कितने लोगों की जानें जाएंगी, उसके लिए तो ये धरण फोड़ना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास ऐसी कोई मेथड होती है कि धरण फूटने के बाद कितना नुकसान होगा ये हम लोग धरण फूटने से पहले अगर पता कर पाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें कि अगर ये इनपुट आने से पहले अगर हम लोग आउटपुट के बारे में जानकारी ले पाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि आपके पंखे में अगर करंट गया तो पंखा घूमता है, मान लो 2 एम्पियर गया तो कितना घूमेगा ये अगर हम पहले चेक कर पाए तो, 5 एम्पियर गया तो कितना पंखा घूमेगा ये पहले जान पाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो आपकी फंक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है। हम लोग एक व्हीकल का भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो व्हीकल में अगर पेट्रोल डालेंगे तो व्हीकल कुछ ना कुछ किलोमीटर चलेंगी। मान लो 1 लीटर पेट्रोल डाला तो व्हीकल 70 किलोमीटर चल रही है, जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। बट गाइस जब गाड़ी मार्केट में आती है तो हम लोगों को तो चलाने के पहले ही वो एवरेज बता देते हैं ना। जब गाड़ी मार्केट में आती है तो वो गाड़ी हम लोग जब लेने जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है ना हम लोग 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद में गाड़ी कितनी चली, बाद में एवरेज चेक करेंगे और बाद में गाड़ी खरीद करेंगे। नहीं, हमें तो एवरेज के बारे में पहली जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डालने से पहले ही हमको एवरेज पता चल गया कि भाई ये गाड़ी है मार्केट में, इसका एवरेज 60 का है। तो ये जो आउटपुट है ये तो हमको इनपुट डालने से पहले ही समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिशियन लोगों की मदद से, फंक्शन की मदद से। तो ये होता है गाइस फंक्शन। मतलब फंक्शन एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलता है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को जनरेट कर पाएगा इस, तो हमारे इनपुट आने से पहले ही हम लोग आउटपुट के बारे में पता कर पाएंगे। तो ये जो फंक्शन है ना गाइस, इसको आप लोग कभी कभी मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बोलते हो, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, कभी कभी लीनियर इक्वेशन बोलते हो, कभी कभी इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हो, बहुत सारी बातें। तो ये होते हैं गाइस वो फंक्शन कि जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डाले तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट डालता है। और इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने अभी अभी आपको समझा दिया। तो चलिए हम लोग फिर स्टडी करते हैं गाइस फंक्शन की। अभी ये सारी बातें मैंने आपको थ्योरेटिकली बोल दी, अभी मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेके आपको बात समझाता हूं। चलिए आइए समझते हैं। मान लो गाइस आपके पास ये एक टूल है, अब टूल को हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं। अब ये टूल है साइन का, साइन थीटा का। अब गाइस इसमें आप जो इनपुट डाल रहे हो वो क्या डाल रहे हो? थीटा। मान लो आप लोगों ने इनपुट डाल दिया 30 डिग्री। तो देखो एक ऐसा टूल है, इसमें अगर आप इनपुट 30 डिग्री डालोगे तो बोलो साइन 30 कितना होता है? 1/2। देखो आउटपुट कितना मिला? 1/2। तो एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग अगर इनपुट डालते हैं 30 डिग्री तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 1/2। मान लो गाइस अगर हम लोग इनपुट 45 डिग्री डालते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 1/√2। मान लो अगर हमें इसमें अगर हम लोग इनपुट डालते हैं 60 डिग्री तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? √3/2। तो ऐसा एक टूल, जिस टूल में हम लोग कुछ इनपुट डालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। तो गाइस इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? फंक्शन। तो फंक्शन एक ऐसी चीज होती है गाइस जिसका जिसमें जो आउटपुट और इनपुट में हमें कुछ ना कुछ रिलेशन बताता है। फंक्शन एक ऐसी मैथमेटिकल चीज है जो हमें आउटपुट और इनपुट में कुछ ना कुछ रिलेशन बताता है।
उसके बाद गाइस हम लोग कब किसी चीज को फंक्शन बोले ये समझ लेते हैं। देखो फंक्शन की स्टडी बहुत बड़ी है, हम लोग बेसिक तौर पे सारी बातें सीख रहे हैं। अभी आपको पता चला फंक्शन क्या होता है कि ऐसा एक कोई टूल जिसमें आप इनपुट डालो, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। और एक हम लोग देखते हैं फंक्शन। मान लो x+2 ये कोई एक टूल है। अभी देखो 2 तो कांस्टेंट है, अभी ये जो आपका x है ये वेरिएबल है, मतलब इस x की जगह आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। मान लो मैंने वैल्यू डाल दी 1, तो इसका मतलब हम लोगों ने 1 इनपुट किया, तो गाइस आपको आंसर कितना मिला, 1 + 2 3, तो ये मिल गया आउटपुट। तो एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोगों ने कुछ इनपुट डाला, हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिला, तो ये फंक्शन का काम कर रहा है। ये फंक्शन है। हम लोगों ने मान लो इनपुट डाल दिया 3, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 5। तो ये वो काम अच्छी तरह से कर रहा है, इनपुट और आउटपुट में कुछ ना कुछ रिलेशन बना के दे रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। बट फंक्शन हम लोग कब बोलेंगे किसी चीज को, ये हम लोग देखते हैं। मान लो गाइस अगर आप किसी टूल में, किसी फंक्शन में अगर कोई इनपुट, किसी टूल में अगर आप इनपुट डालते हो, तो उस इनपुट के लिए अगर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है तो ये फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। चलो ठीक से समझते हैं। देखो हर बात अगर डिटेल में जानी तो अच्छा होता है, इंटरेस्ट भी आता है हमको। बस जैसे बेसिकली इतर बच्चे जो पढ़ते हैं कि बस फंक्शन के डेफिनेशन रट लो, उसके बारे में कुछ पता नहीं, वैसा नहीं करने का। ठीक से समझ लो फंक्शन क्या होता है, ताकि आपको इंटरेस्ट आए और आप हर एक चीज सॉल्व कर पाए फंक्शन के रिलेटेड। मान लो ये साइन थीटा, ये एक टूल है, मैंने साइन का एग्जांपल ले लिया। अभी हम लोग ने इसमें मान लो इनपुट डाल रहे 30 डिग्री, इसमें इनपुट डाल रहे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम लोग ये सारे इनपुट डाल रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आप सभी को पता है। अगर इनपुट 30 डालोगे तो आउटपुट 1, इनपुट 45 डालेंगे तो आउटपुट 1/√2, इनपुट अगर 60 डालोगे तो आउटपुट √3/2, इनपुट अगर 90 डालोगे तो आउटपुट 1। अगर आप 0 इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 0। कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिल ही रहे ना। तो देखो सुन लो, बात को समझ लो, ध्यान से समझ लो। तो ऐसा एक टूल जिसमें अगर आप कोई इनपुट डालते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, तो वो कहलाता है फंक्शन। और मान लो ये सारे जो इनपुट है, अभी इन सारे, मान लो ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है आपका, अभी इस फंक्शन में मतलब ये जो टूल है जिसको हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं, उस टूल में आपको दिख क्या रहा है, साइन। कभी कभी मान लो ये फंक्शन हो जाएगा cos थीटा, ये भी एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन? क्योंकि आप इसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालोगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। वैसे tan है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। तो गाइस अगर आप देखोगे इन सारे फंक्शन में आपका इनपुट क्या है गाइस, थीटा। आपका इनपुट क्या है थीटा, और आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ ना कुछ आंसर होगा। देखो किसी भी फंक्शन में गाइस जो वेरिएबल होता है ना, आई रिपीट माई सेल्फ, किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल होता है ना गाइस, वही होता है इनपुट। जैसे साइन थीटा में वेरिएबल कौन है, थीटा, इसको हम लोग बदल सकते हैं हमारे हिसाब से, तो ये हमारा हो गया इनपुट। अब जो चीज बदलने वाली है वही होता है ना इनपुट, तो हम लोग एक एक इनपुट डालेंगे, हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे गाड़ी में बदलने वाली कौन सी चीज है, पेट्रोल, तो पेट्रोल इनपुट हो गया, आउटपुट हमें मिलेगा रनिंग गाड़ी का। तो देखो ये सारे के सारे फंक्शन है, इसमें आप इनपुट डालो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। बट गाइज ये ऐसे फंक्शन है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इन सारे फंक्शन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही कि ऐसे फंक्शन, जिन फंक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई देते हैं, उस फंक्शन को, उन सारे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे हमारे मैथमेटिक्स में बहुत अलग अलग प्रकार के गाइस फंक्शन है। अगर आप लॉग टेबल आगे जाके सीखोगे, लॉग टेबल, तो मान लो लॉग एक्स। अभी इसमें बेसिकली कुछ स्टूडेंट लॉग टेबल सीख भी चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, कुछ स्टूडेंट सीखेंगे लॉग टेबल क्या होता है। आपको अभी जो स्टूडेंट सीखे नहीं है लॉग टेबल क्या होता है, उनको पता नहीं होगा लॉग क्या है, बट हम लोग मान के चलते हैं कि एक लॉग कोई थे। अभी इसमें इनपुट गाइस एक्स होता है, आप अलग अलग इनपुट डालो, आपको अलग अलग आउटपुट मिलेंगे। तो गाइस ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमको लॉग दिखाई दे रहा है, तो इस फंक्शन को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोल देंगे। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने लिया था x+2, ये एक टूल है। मुझे बताओ इसमें वेरिएबल कौन है, x। 2 तो कांस्टेंट है ना यार, x ही बदलते जाएंगे ना आपके हिसाब से, आपके मन पे आप जो डालोगे वो x की वैल्यू हो जाएंगी। तो इसमें इनपुट क्यों कौन हो जाएगा, x, बट आउटपुट कौन हो जाएगा, कुछ तो भी। तो एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल कौन है, x। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो फंक्शन है इसमें इनपुट कौन है, x।
मुझे बताओ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई दे रहे हैं? नहीं। लॉग दिखाई दे रहा है? नहीं। ये तो अलजेब्रा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। उसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं गाइस। अभी हम लोग सीख लिए फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होंगे तो उनको हम लोग बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। या सो आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। चलिए अभी गाइस हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमको देखना है कि भाई डोमेन और रेंज क्या होता है। अभी मान लो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन है, साइन। ठीक है, उसमें भी स्पेसिफिक गए हम लोग, साइन का फंक्शन है, साइन थीटा है ना, इसलिए साइन का फंक्शन है। ओके, किसी भी फंक्शन में आप जो इनपुट डालते हो उस इनपुट का आपको एक सेट बनाना है। मैं फिर से एक बात बताता हूं, कोई भी अगर फंक्शन होगा उसमें आप अलग अलग प्रकार के इनपुट डाल सकते हो, अलग अलग प्रकार के इनपुट डाल सकते हो। उन सारे इनपुट का आपको सेट बनाना है, बंच बनाना है। अभी सबसे पहले देखते हैं कि सेट क्या होता है। आप लोगों ने ये लोअर स्टैंडर्ड में सुना भी होगा सेट, जिन्होंने सुना नहीं होगा हम लोग देखते हैं। देखो सेट क्या होता है, अगर आप किसी चीज को कलेक्ट करते हो, किसी नंबर को अगर कलेक्ट करते हो, कलेक्शन ऑफ नंबर है, कलेक्शन ऑफ किसी चीज का कलेक्शन है, और वो सारी की सारी चीजें वेल डिफाइन है, तो उन सारे कलेक्शन को ही हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कुछ नंबर का कलेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। अभी ये सारे के सारे नंबर वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब सबको पता है यार 6 क्या होता है, सबको पता है 5 क्या होता है। तो आप ऐसे चीजों का कलेक्शन कर रहे हो जो सारी चीजें वेल डिफाइन है, पूरी दुनिया को पता है, तो उनके कलेक्शन को ही गाइस हम लोग बोलते हैं सेट। ये सेट का एकदम प्योर डेफिनेशन है। व्हाट इज सेट? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। ऐसी बात जो सारी दुनिया को पता है, वेल डिफाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं सेट। जैसे मान लो ABCDEF, अब ये सारी चीजों का मैंने कलेक्शन लिया जो कि अल्फाबेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब ये सारे जो अल्फाबेट है ये तो वेल डिफाइन है, सबको पता है यार ABCD। तो अगर वेल डिफाइंड चीज का अगर हम लोग कलेक्शन लेते हैं, बंच लेते हैं, उसी को बोलते हैं सेट। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में जो इनपुट हम लोग डाल रहे हैं, अलग अलग इनपुट डाल रहे हैं, उन सारे इनपुट का हमको लेना है सेट। उन सारे इनपुट का हमें क्या लेना है? सेट। तो किसी भी फंक्शन में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे अलजेब्रिक हो, कोई भी फंक्शन में जो इनपुट अलग अलग इनपुट हो सकते हैं, उन सारे इनपुट का अगर आप सेट बनाओगे तो उस सेट को ही गाइज हम लोग बोलते हैं डोमेन। उस सेट को ही क्या हम लोग बोलते हैं? डोमेन। बात समझ में आ रही है? अभी डोमेन में कौन कौन नहीं आएगा ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये पहले क्लियर हो गया डोमेन क्या होता है। उसके बाद अभी किसी फंक्शन में आप इनपुट तो डाल रहे हो, किसी फंक्शन में आप इनपुट तो डाल रहे हो, तो अगर ये फंक्शन होगा तो जरूर कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। अगर ये फंक्शन होगा तो जरूर कुछ ना कुछ आउटपुट डालेगा। मान लो गाइस आप लोगों ने डब्बे में पेट्रोल डाल दिया, तो डब्बा थोड़ी ना चलना स्टार्ट कर देता है। तो डब्बे में हम लोगों ने इनपुट तो डाला, बट डब्बा चल रहा है क्या? नहीं। तो डब्बे ने कुछ आउटपुट तो दिया नहीं, तो ये फिर फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ऑफ पेट्रोल नहीं है। बात समझ में आ रही है? गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, 1 लीटर डालोगे तो उसके हिसाब से चलेंगी, 2 लीटर डालोगे तो उसके हिसाब से चलेंगी। तो आप किसी फंक्शन में अगर आप इनपुट डालते हो तो अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट होते हैं। ये तो समझ में आ रहा है? तो जिस तरह हम लोगों ने इनपुट का सेट किया, उसी तरह हमको आउटपुट जो पॉसिबल आउटपुट है उनका सेट बनाना है। ये जो आउटपुट का सेट है, किसी भी फंक्शन में जो डिफरेंट आउटपुट आ सकते हैं, उन सारे आउटपुट का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन। तो गाइस फंक्शन में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। एक और बात आती है कोडोमेन, बट मैं आपको ये फंक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कोडोमेन क्या होता है। फिलहाल हमारे लिए 3 वर्ड इंपॉर्टेंट थे, फंक्शंस, डोमेन और कोडोमेन। आप बोलोगे सर फिर ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जो शुरू में पढ़ाया उसका क्या रोल है इसमें, क्यों पढ़ाया हमको? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, डोंट वरी। अभी फंक्शन क्लियर है कि ऐसा एक मैथमेटिकल टूल जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, उसको हम लोग फंक्शन बोल देते हैं। डोमेन क्या होता है कि सारे पॉसिबल इनपुट का सेट बना लो, उसको हम लोग डोमेन बोल देंगे, और सारे पॉसिबल आउटपुट का सेट बना दो, उसको हम लोग कोडोमेन बोल देंगे। बात क्लियर? चलिए बात क्लियर। फाइन। अभी एक और बात हम लोग समझते हैं, देख लीजिए। मान लो फिर से एक बात समझ लो, आप ठीक से समझ लो। मान लो आपका साइन थीटा है, अभी गाइस मैंने कुछ मान लो
एक कोई तो भी इनपुट डाल दिया इसमें, तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिला। उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा कुछ इनपुट डाला तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिला दूसरा। तीसरा इनपुट डाला तो हमें और कुछ ना कुछ आउटपुट मिला। ठीक है, बट मान लो गाइस, अगर मैं कोई एक इनपुट डालता हूं, अब देखना ध्यान से देखना, अब देखा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो मैंने कोई तो भी फोर्थ वाला इनपुट डाल दिया, बट ये इनपुट डालने से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो डिफाइन ही नहीं है, मतलब नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है। अब बात को समझ लो, ये एक फंक्शन तो था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इनपुट डाले तो हमें बहुत सारे आउटपुट मिले, बट कुछ ऐसे भी इनपुट थे जो डालने से हमें कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे इनपुट थे जो इस फंक्शन में डालने से हमें कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, नॉट डिफाइंड, या तो कोई उसको इनफाइनाइट बोल देता है, नॉट डिफाइंड या तो इनफाइनाइट। तो गाइस ऐसे इनपुट जो किसी फंक्शन में डालने से अगर आपको आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, तो उस वाले इनपुट को आप लोग डोमेन के सेट में जगह मत दो, मतलब ये डोमेन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनपुट डालने से हमें आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, तो ये डोमेन में जगह नहीं लेगा। तो डोमेन में कौन लोग जगह लेंगे? बस इतने ही। ये क्यों नहीं जगह लेगा, फिर से बताता हूं। ऐसे इनपुट जो फंक्शन में डालने से हमें आउटपुट मिलता ही नहीं, तो वो इनपुट को हम लोग डोमेन में जगह देते नहीं, बिल्कुल ही जगह देते नहीं, वो डोमेन का पार्ट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि भाई ये डालने से तो आपको कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इसका कुछ जरूरत ही नहीं हमको। अगर आप मान लो गाड़ी में पानी डालोगे तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। तो हम लोग कभी गाड़ी में पानी नहीं डालते, तो गाड़ी के डोमेन में पानी कभी आएगा नहीं, गाड़ी के फंक्शन में पानी कभी आएगा नहीं, क्योंकि पानी डालने से गाड़ी चलती ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो गाइस ये डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सो बड़ा क्लियर है गाइस कंसेप्ट ऑफ डोमेन, रेंज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोग देखेंगे डोमेन क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे रेंज क्या होता है, और पीरियड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डोमेन और डोमेन और रेंज देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में और एक बात, मान लो ये जो आपका फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, इसमें आप कुछ ना कुछ इनपुट डाल रहे हो। अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट क्या होगा, आपके फंक्शन में जो वेरिएबल होता है वही होता है इनपुट। वेरिएबल प्रेजेंट इन द फंक्शन एक्ट एज ए इनपुट। तो मुझे बताओ आपके साइन थीटा में वेरिएबल कौन है? थीटा, अलग अलग एंगल, मतलब ये वेरिएबल बदलने वाली बात थीटा है, तो ये हो जाएगा इनपुट। अब किसी भी फंक्शन में अगर आप इनपुट डालते हो तो आउटपुट तो मिलता है, ये आपको बात समझ में आ रही। उस आउटपुट को गाइस हम लोग किसी लेटर से डिनोट करते हैं, वो मान के चलो वो लेटर मैंने बोल दिया y, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे? y इज इक्वल टू साइन थीटा। किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? y इज इक्वल टू साइन थीटा। एक और वे है उसको एक्सप्रेस करने का कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है या फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे लॉगरिथमिक हो, जिसमें जो इनपुट है वो आपको समझ में आया। अभी इसमें अगर आप कुछ इनपुट डालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएंगी उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट को हम लोगों ने y से डिनोट किया, और एक सिंबल है डिनोट करने का, वो देखो क्या है, साइन थीटा। अभी मुझे बताओ ये एक फंक्शन है? हाँ जी सर ये एक फंक्शन है, क्योंकि इसमें इनपुट होता है थीटा, आपको अलग अलग आउटपुट मिलता है, अलग अलग इनपुट डालो अलग अलग आउटपुट मिलता है, सर ये फंक्शन है। अभी मुझे बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? थीटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं? इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल होता है वो इनपुट तो होता है, बट उसको हम लोग नाम कैसे देते हैं? इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। मान लो अगर ऐसा होता साइन एक्स, तो इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। साइन तो एक एंटिटी है, साइन तो एक बेसिकली रेशो है, एक्स क्या है? इनपुट। अलग अलग एक्स डालोगे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो मुझे बताओ इसमें वेरिएबल कौन, इनपुट कौन है? एक्स। तो इसको हम लोग नाम कैसे देंगे? इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बट इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम लोग इसको लिखते कैसे कि आपका अगर फंक्शन जो कुछ भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे लॉगरिथमिक, उसका जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को आप या तो y से डिनोट करो या तो आप इस तरह से डिनोट करो, f ऑफ x। कैसे डिनोट करो? f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ x, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो x प्लस 2। अब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, मुझे बताओ ये एक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि सर इसमें इनपुट अगर आप डालोगे x की जगह तो अलग अलग आउटपुट मिलेंगे,
तो इसको हम लोग आउटपुट को हम लोग y से डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये हो गया एक फंक्शन, पूरी तरह से फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। या तो फिर हम लोग इसको और एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, वो देखो क्या है, मुझे बताओ ये फंक्शन तो है जिसमें इनपुट कौन है x, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे f ऑफ x। तो या तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, कभी कभार f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब फंक्शन ऑफ x सही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो log x, ये भी सर एक फंक्शन है जिसमें इनपुट आप x डालो, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो इसको क्या बोलूं मैं, जो आउटपुट होगा उसको y से डिनोट करूंगा। या तो फिर log x को हम लोग क्या बोलेंगे, सर इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जो आउटपुट होते हैं गाइस वो इस तरह से डिनोट किए जाते हैं, y या तो f ऑफ x, y या तो f ऑफ x। ठीक है गाइस, और इसको सिंबॉलिकली हम लोग और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो देखो क्या है, वो देखो क्या है, जैसे हम लोग सारे ये लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ही सीखने वाले। जैसे ये साइन थीटा था, इसको हम लोगों ने y बोल दिया, सो y इज इक्वल टू साइन थीटा। चलो, या तो हम लोग इसको बोलेंगे साइन थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे f ऑफ थीटा। क्या बोलेंगे, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इट इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे मैंने x लिखा होगा, अगर x लिखा होगा तो देख लो, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, गलती से f ऑफ x लिखा ही दिया होगा मेरे, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। x प्लस टू को हम लोग क्या लिखेंगे, y, या तो हम लोग लिखेंगे x प्लस टू को इट इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x वेरिएबल है इसलिए फंक्शन ऑफ x। और एक ले लेंगे हम लोग एग्जांपल, मान लो हाँ, log p, इसमें इनपुट कौन है, p, आप इनपुट डालो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट को तो हम लोगों ने p से डिनोट किया, आउटपुट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, y से। या तो फिर सर ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसमें इनपुट p है, इसलिए हम लोग उसको बोल देंगे कि इट इज अ फंक्शन ऑफ p, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, f ऑफ p। बट इसका और एक तरीका है, सिंबॉलिकल तरीका रिप्रेजेंट करने का, वो देखो क्या है, वो देखो क्या है। अभी ये फंक्शन तो है, तो इसलिए हम लोगों ने f से डिनोट किया, डबल डॉट, किसका फंक्शन है, थीटा का, किसका फंक्शन है, थीटा का, और आउटपुट क्या मिल रहा है, y, तो इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, फंक्शन ऑफ थीटा जिसका आउटपुट है y। नेक्स्ट, ये फंक्शन है, हाँ जी फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, y, सो फंक्शन ऑफ x जिसका आउटपुट है y। और इसको फंक्शन तो है, किसका फंक्शन है, p का, और आउटपुट क्या मिल रहा है, y। जरूर नहीं आप y ही डालो, आप कुछ भी लेटर डाल सकते हो, आउटपुट को z कुछ भी डिनोट कर सकते हो। जनरली हम लोग y से डिनोट करते हैं, मैथमेटिक्स में सारे बुक्स y से डिनोट करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड माना जाता है, तो हम लोग y आउटपुट को y से डिनोट करते हैं। तो या तो आउटपुट को y से डिनोट करोगे, या तो इस तरह से लिखोगे, या तो फिर ये एक सिंबल है डिनोट रिप्रेजेंट करने का। तो किसी भी फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। हम लोग उल्टा चलते हैं, मान लो अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि मेरे पास ये है लेट्स से u v, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे यार आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास कोई एक टूल है जिसमें आप इनपुट डाल रहे हो u, और जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसको आप डिनोट कर रहे हो v से। मान लो कोई फंक्शन है 2 4, इसका मतलब क्या है गाइस, कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें आपने इनपुट डाला 2, तो आपको आउटपुट मिला 4। आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसमें आपने इनपुट डाला 2, आपको आउटपुट मिला 4। तो दीज आर द वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। और डोमेन और रेंज क्या होता है ये तो हम लोगों ने समझ में लिया। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, समझ में आया? सो आई होप कि आपको डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी तरह से समझ में आएगा, आ गया होगा। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग ये टेबल देख लेंगे। तो गाइस हम लोगों ने क्या देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, कि ऐसा एक टूल जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दो, इसी टूल को हम लोगों ने फंक्शन बोल दिया। अलजेब्रा दिखाई देंगे और जो अलजेब्रिक फंक्शन, लॉग दिखाई देंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे फंक्शन के बहुत सारे कैटेगरी है। अब इस फंक्शन में हम लोग इनपुट डाल रहे हैं अलग अलग, तो ये जो सेट है सारे इनपुट का उसको हम लोगों ने बोल दिया डोमेन, और ये जो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं इस फंक्शन से, तो सेट ऑफ आउटपुट को हम लोगों ने बोल दिया रेंज। बट हम लोग डोमेन में, मतलब सेट ऑफ इनपुट में उन चीजों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मतलब डोमेन में हम लोग उन चीजों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो डालने से हमें कुछ आउटपुट ही नहीं मिलता। तो डोमेन में हम लोग उन चीजों को जगह नहीं देंगे। क्लियर? तो चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये लेक्चर अगर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा तो ये आप आपके वर्ड में उस चीजों को लिख के देखिए, ताकि पूरी फिक्स बातें समझ में आ जाएंगी आपको। उसके बाद गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं
कि अगर आपके पास ये फंक्शन होता है साइन थीटा, तो उसका डोमेन क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी। तो ये वाला जो चार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। वीडियो ज़्यादा बड़ा हमें बनाना नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले टप्पे टप्पे में हम लोग सीखेंगे। आप ये डोमेन, रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आराम से बैठ के सोचिए। कुछ डाउट आए तो फिर से वीडियो देखिए, लिख लीजिए। कुछ डाउट आता है फिर से वीडियो देखिए। तो इस चीज़ में आप पक्का हो जाइए, उसके बाद हम लोग फिर ये वाला चार्ट देखेंगे। ओके गाइज, सो आई होप कि आपको पूरी तरह से बातें समझ में आई। थैंक यू सो मच।